हे गाइस, मैं हूँ शीरिन और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बी एक्सप्लेनेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा हार्ट बीट के एपिसोड नंबर 4 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वैम्पायर भैया ने अचानक से इन्हें दीदी को किस कर लिया था, पर हमें पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वैम्पायर भैया की आंखों को चमकते हुए दिखाया जाता और इन्हें दीदी की लिप्स के पास ब्लड दिखाया जाता है, जिसके वजह से वैम्पायर भैया के मन में लालच आ जाता है। वो खून पीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें दीदी को किस कर लिया था। पर जब वो इन्हें दीदी का ब्लड टेस्ट करते हैं, उन्हें अपना पहला प्यार यानी कि प्रिंसेस की याद आ जाती है, क्योंकि इन दोनों का ब्लड सिमिलर लग रहा था। इसके बाद वो दोनों ग्राउंड पे आ जाते हैं, जहां इन्हें दीदी वैम्पायर भैया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें मारने लगती है। वैम्पायर भैया सोचने लगता है कि इन्हें दीदी और प्रिंसेस का ब्लड इतना ज्यादा सिमिलर कैसे हो। दूसरी ओर इन्हें दीदी सोचने लगती है कि वैम्पायर भैया ने उन्हें किस क्यों किया होगा। अब वैम्पायर भैया अपने दोस्तों के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि वैम्पायर भैया ने इन्हें दीदी को किस किया था। पहले उनके दोस्तों को लगता है कि वैम्पायर भैया अपने वैम्पायर वाले अवतार में इन्हें दीदी का खून चूस रहे थे, पर वैम्पायर भैया के समझाने के बाद उन्हें समझ आता है कि ये तो रोमांटिक सीन हो गया था। वैम्पायर भैया बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो अपने घर कैसे जाए और इन्हें दीदी से बात कैसे करे। तो उनके दोस्त उन्हें समझाते हैं, जाकर साफ साफ बता दो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो बस ब्लड देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है जो कि एक वैम्पायर होती है, वो जो वैम्पायर भैया को एक ब्लड का पैकेट गिफ्ट करती है। यहाँ वैम्पायर भैया को पता चलता है ये सुंदर सी वैम्पायर लड़की रात को डिलीवरी गर्ल का काम करती है। वो हर एक घर जाती है और सबको ब्लड का पैकेट देती। मतलब हमें पता चलता है यहाँ और भी बहुत से वैम्पायर्स इंसानों के नाक के नीचे उन्हीं के साथ रह रहे थे। अब वैम्पायर भैया घर आ जाते हैं। वो बहुत ही चुपके से आने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें दीदी को पता ना चले, पर इन्हें दीदी तो वही खड़ी होती है। इन्हें दीदी बोलती है, तुम ऐसे क्यों घर आ रहे हो ताकि मुझे तुम्हारे आने का पता ना चले। इन्हें दीदी फिर से पूछती है, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो और तुमने मुझे किस क्यों किया था। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस तुम्हारे लिप्स के ऊपर ब्लड लगी हुई थी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस बात को सुन के इन्हें दीदी गुस्सा हो जाती है और वैम्पायर भैया से बोलने लगती है, तुम्हें इंसान बनना था ना, तो अब बनो इंसान, इंसानों के जैसे काम करो, बस 100 साल कॉफिन में रहने से कोई इंसान नहीं बन जाता। अब हम दोषी को वही वैम्पायर वाला किताब पढ़ते हुए देखते हैं। किताब को उसके फादर ने उसे दिया था। अब दोषी को डॉक्टर के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है दोषी के फैमिली में सभी 40 साल के होते ही मर जाते हैं, जैसे कि उसके दादाजी, फिर उसके पापा। इसलिए डॉक्टर दोषी को बोलते हैं, तुम बिल्कुल हेल्दी हो, बस तुम कोई स्ट्रेस मत लेना। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो अपने दोस्त के फास्ट फूड शॉप पे आए हुए थे। वो अपने दोस्त डंगसब को बोल रहा होता है, जब भी इन्हें कोई मुसीबत में होती है तब मेरे नेक पर काटने का निशान आ जाता है, और ये तोबू की शॉप बिल्कुल इन्हें दीदी के स्कूल के पास होता है। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो फूड डिलीवरी करने के बहाने इन्हें दीदी के स्कूल में आए हुए थे। अब हमारे वैम्पायर भैया कुछ कचरे को फेंकने के लिए आते हैं, जिसे उन्हें एक टीचर ने दिया था, और इस बैग में प्लास्टिक और कैंस एक साथ थे, इसलिए क्लीनिंग लेडी हमारे वैम्पायर भैया को डांटने लगती है। अब हमारे वैम्पायर भैया दूर से इन्हें दीदी को देख रहे होते हैं, जो एक स्टूडेंट के चोट पर मरहम लगा रही थी। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो वैम्पायर भैया को स्कूल से घसीट के निकालने लगते हैं। हमारे वैम्पायर भैया बोलते हैं, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, मुझे कोई जॉब दे दो प्लीज। तो क्लीनिंग लेडी वैम्पायर भैया को हायर कर लेते हैं। वैम्पायर भैया को स्कूल के अंदर कोई जॉब चाहिए थी ताकि वो इन्हें दीदी के ऊपर नजर रख सके। जब वैम्पायर भैया अपने काम करते हुए कॉरिडोर से जा रहे थे, तब एक लड़का आता है, उसके साथ वैम्पायर भैया के टक्कर हो जाते हैं और इसके वजह से वैम्पायर भैया के सारे सामान नीचे गिर जाते हैं। इस लड़के को हमने पहले भी देखा था, जो बाइक लेकर जा रहा था और वैम्पायर भैया के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था। और ये लड़का बहुत ज्यादा बदमाश है और वो बड़ों की जरा भी रेस्पेक्ट नहीं करता। अब हम मिस्टर कैटमैन को देखते हैं जो संघे के पास
पास आए हुए थे। वो बोल रहे थे मेरा एक दोस्त है जो किसी लड़की के पास जा रहा है, पर वो लड़की उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो क्लीनिंग करने के बहाने इन्हें दीदी के पास आए हुए थे। इन्हें दीदी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। इतने में वहाँ एक स्टूडेंट आ जाता है जिसे चोट लगी थी और उसके नाक से खून भी आ रहा था। इन्हें दीदी बड़ी फनी तरीके से उस स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ताकि वैम्पायर भैया के मन में खून देख के लालच ना आ जाए और वो इस बच्चे को काट ना ले। वो वैम्पायर भैया को अपने रूम से धक्के मार के निकाल देती है। अब वैम्पायर भैया दंग सब के शॉप में आ जाते हैं जो काफी ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहे थे। अब हम दोषिक को देखते हैं जो इन्हें दीदी को मैसेज कर रहा था क्योंकि वो इन्हें दीदी के साथ मिलना चाहता था। कुछ देर बाद इन्हें दीदी का रिप्लाई आ जाता है, वो भी इस मिलने के लिए मान जाती है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें दीदी दोषिक के साथ मिलने के लिए आई थी। दोषिक इन्हें दीदी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। ये रेस्टोरेंट बाहर से कुछ खास नहीं दिखता था पर अंदर से बहुत ही ज्यादा आलीशान था। अब दोषिक इन्हें दीदी को खाना ऑर्डर करने के लिए बोलता है तो इन्हें दीदी बोलती है मुझे खास कुछ नहीं पता तो तुम ही ऑर्डर कर दो। तब दोषिक अपने रेस्टोरेंट का बेस्ट खाना और वाइन मंगवाता है। वैम्पायर भैया भी अपने घर के तरफ जा रहे होते हैं जहाँ रास्ते में उन्हें एक मीट शॉप दिखता है। इस शॉप पे बहुत सारा ऑक्स ब्लड था जिसे देख के हमारे वैम्पायर भैया के मन में फिर से लालच आने लगता है। इस दौरान उन्हें एक बच्चा देख लेता है और उसके पेरेंट्स वैम्पायर भैया को दुकान के अंदर आने के लिए बोलते हैं। अंदर आने के बाद वैम्पायर भैया कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे थे क्योंकि उन्हें ऑक्स ब्लड पीने का मन कर रहा था। वैम्पायर भैया की इन्हीं अजीब हरकतों से उस कपल को उन पे शक हो जाता है। ये कपल ओशियो राजा के ओनर होते हैं। आदमी को हम नेबर मैन कहेंगे और इसकी पत्नी इस मीट शॉप की ओनर थी। वैम्पायर भैया अपने घर के सामने कैटमैन को देखते हैं। वो दोनों घर के अंदर जाकर बात करने लगते हैं। यहाँ वैम्पायर भैया कैटमैन से बोलते हैं वैम्पायर्स का ब्लड कुछ इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए सालों पहले वो सोल्जर्स वैम्पायर भैया को मारना चाहते थे और वैम्पायर भैया को बचाने के लिए प्रिंसेस ने अपनी जान दे दी थी। वैम्पायर भैया कैटमैन से बोलते हैं कि इन्हें का ब्लड और मेरी प्रिंसेस का ब्लड बिल्कुल सिमिलर सा है। कैटमैन बोलते हैं नहीं, इन्हें का ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन से कम नहीं है। वो बोलते हैं अगर इन्हें तुम्हारे प्यार में पड़ जाती है और उसके बाद तुम इन्हें का ब्लड पी लेते हो तो तुम एक इंसान में बदल जाओ। अब वैम्पायर भैया अपने मन में सोचने लगता है क्या इन्हें ही मेरी प्रिंसेस हो सकती है। अब दूसरी ओर हम दोषिक को देखते हैं जो इन्हें दीदी को अपने घर ड्रॉप करने के लिए आ रहा था और इन दोनों को ऊपर से वैम्पायर भैया देख रहे होते हैं। दोषिक इन्हें दीदी को एक गिफ्ट बॉक्स देता है जो कि एक सेफ्टी किट होता है क्योंकि इन्हें दीदी अकेली रहती थी। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो इन्हें दीदी से बोल रहे होते हैं कि रास्ते में इतने जोर जोर से बात नहीं करते, पर इन्हें दीदी बोलती है हम तो इतनी जोर से बात भी नहीं कर रहे थे। तब वैम्पायर भैया बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे दूर से आवाज सुनाई देती। इन्हें दीदी बोलती है तुम मुझ पर नजर रखना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अगले दिन सुबह हम वैम्पायर भैया को एक क्लीनिंग लेडी से बात करते हुए सुनते हैं। ये क्लीनिंग लेडी बोल रही थी इनके पैरों में सूजन है और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वैम्पायर भैया इन्हें दीदी के कैबिन में जाके थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलते हैं। क्लीनिंग लेडी इन्हें दीदी के कैबिन में आ जाती है और इन्हें दीदी उनके पैरों में स्प्रे लगा रही थी। वो क्लीनिंग लेडी वैम्पायर भैया की बहुत तारीफ करती है। अब हम वैम्पायर भैया को सफाई करते हुए देखते हैं जिन्हें वही बदतमीज लड़का तो वैम्पायर भैया भी वही जाते हैं जहाँ ये लड़के गए हुए। वैम्पायर भैया उस जगह की सफाई कर देते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता कि ये बदतमीज लड़के वहाँ स्मोकिंग कर रहे थे। इन बदतमीज लड़कों ने एक जलती हुई सिगरेट को वहीं छोड़ दिया था जिसकी वजह स्कूल में आग लग जाती है और इसका इल्जाम हमारे वैम्पायर भैया पर आता है। प्रिंसिपल वैम्पायर भैया को डांट रहे थे, वो उन्हें जॉब से निकालने वाले थे और वो बदतमीज लड़का बाहर से वैम्पायर भैया को जलील होते देख एंजॉय कर रहा था। तभी इन्हें दीदी उस बदतमीज लड़के को लेके प्रिंसिपल के पास आ जाती है। वो एक वीडियो क्लिप दिखाकर प्रूव कर देती है कि आग लगने के पीछे वैम्पायर भैया जिम्मेदार नहीं है। इन बदतमीज लड़कों ने जलती हुई सिगरेट को वहाँ फेंका था। इन्हें दीदी को अपने आप को प्रोटेक्ट करते देख वैम्पायर भैया बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब हम नेबर मैन को उसकी पत्नी के साथ बात करते हुए सुनते हैं जो बोल रहे थे उन्हें वैम्पायर भैया कुछ सही नहीं रखते हैं। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो इन्हें दीदी के बारे में सोच रहा था क्योंकि
इन्हें दीदी की बातें, उनका बिहेवियर बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है। प्रिंसेस भी हमेशा वैम्पायर भैया को प्रोटेक्ट करती थी। अब हम दोशिक को देखते हैं जो किसी को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आया हुआ था और ये लड़की बिल्कुल हमारे वैम्पायर भैया का पहला प्यार यानी कि प्रिंसेस की तरह दिखती थी। पर हमें अभी भी ये पता नहीं था कि ये लड़की रियल प्रिंसेस है या ये सिर्फ प्रिंसेस जैसी दिखती है। अब दूसरी ओर हमारे वैम्पायर भैया इन्हें दीदी के पास आ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, क्या तुम उन्हें हो? क्या तुम मेरा पहला प्यार हो? यही हमारे 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल।